हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं अनुच्छेद 201 के बाद के सभी अनुच्छेद देख रहे हैं। 201 200 से पहले वाले अनुच्छेद अपने पिछली 2 क्लासों में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो अभी की अभी क्लास जाकर देखें। और तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अनुच्छेद 200 तक हम पढ़ चुके हैं पहले। अब 202 से शुरू कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 215 देखिए। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने के बारे में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उच्चतम न्यायालय, उसका अभिलेख होने के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में लिखा हुआ है। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति की शर्तें जो होती है, शर्तें मतलब उनकी क्वालिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। 221 अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मतलब जो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय तो कार्यकारी जो बनाया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब रिट की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, 2 राज्य जिनका एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के लिए लिखा हुआ है। अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रसारण के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होगी तो केंद्र के बात मान्य होगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। 256 में राज्य और संघ की जो बाध्यता है कि वो तो काम करना ही पड़ेगा केंद्र सरकार के निर्देशों पर, वो काम ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 256 में। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों व नदी दोनों के जल संबंधित विवादों के न्याय के निर्णय के लिए लिखा गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य विकास परिषद के गठन के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में लिखा हुआ है। 267 में आकस्मिक निधि के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्घटित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में लिखा हुआ है कि केंद्र जो कर इकट्ठा करेगी उसको राज्यों को सौंपा जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए की कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, मतलब जो इकट्ठा किया गया राज्यों के बीच किस तरह से वितरित किए जाएंगे, कितना % कर कौन से राज्यों को मिलेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 272 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि को लिखा गया और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है राज्य के। ठीक है, अब देख रहे हैं हम अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें लिखी गई है। और अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी भी बैंक से जो उधार लेती है भारत सरकार, उसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 293 में राज्यों के द्वारा उधार लेने के बारे में कही गई है। और अनुच्छेद 300 इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, जो कि RAS होते हैं ना, उनको लिए लिखा गया RAS, RPS या RRS, जो भी मतलब जो स्टेट PCS होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 310 में संघ व राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जो कि किसी भी स्टेट की PCS होगी, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में लिखा गया है। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या उसको निलंबित किए जाने के बारे में लिखा है।
अनुच्छेद 320 में उसके कार्यों के बारे में लिखा गया, लोक सेवा के आयोग जो होगा उसके कार्यों के बारे में। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण और 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण के बारे में लिखा गया है। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद नंबर 324। 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में निर्वाचन आयोग के निहित होने के बारे में लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग किस तरह से काम करेगा। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में लिखा गया है कि न्यायालय कोई भी फैसला दे सकता है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति SC ST के लिए स्थान, SC ST का जो आरक्षण है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा के आंकर भारतीय समुदाय के बारे में यानी NRI के बारे में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में लिखा गया है। ठीक है। मतलब 330 में तो लिखा गया है केंद्र में लोकसभा में, और 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण। 333 में राज्य की विधानसभा में आंकर भारतीय यानी कि NRI के बारे में। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसद की समितियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जैसे कि स्टेट में हिंदी में पढ़ाई होती है, किसी में गुजराती में, मराठी में पढ़ाई होती है, तो जो मातृभाषा उसमें पढ़ाई की सुविधा के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगा सकता है। आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं लगाता, वो संसद के द्वारा कहने पर लगाता है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस समय आपातकाल लगाया जाता है, जिसे कि हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यह किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है राज्यपाल के निर्देश पर। ठीक है। मतलब राज्यपाल जो होगा वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेगा, उस आधार पर लगाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो और भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है वैसे। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है, और 378 में लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो आज हमने देखा अनुच्छेद 200 से पूरे अनुच्छेद देख लिए आगे के, और पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास से जाकर देखें। और अगली सीरीज़ जो चलने वाली है वो है कौन क्या है वर्तमान में। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो और सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर फॉलो करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।